इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक शांत ज्वाला के सामान्य मुद्दे पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड राज्य के गिरिडीह ज़िला अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड के गादी श्री रामपुर पंचायत और उसके अगल बगल जो 4-5-6 पंचायत है, वहाँ जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो वहाँ इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, आज मैं उसके विषय में चर्चा करना जा रहा हूँ। वहाँ पे औद्योगिकरण करीबन 20-22 साल पहले स्टार्ट हुआ। एक फैक्ट्री लगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज करीबन 100 से ज़्यादा संचालित है फैक्ट्रियाँ और विकास काफ़ी हुआ देखने को मिला है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि औद्योगिकरण से जो है वो विकास आती है, विकास का कि लोगों को रोज़गार मिलता है, स्थानीयों को रोज़गार मिलता है, सिटी जल्दी डेवलप होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन होता है, ये कंसेप्ट था। लेकिन क्या वो विकास जो देखने को मिल रहा है उसका कीमत जीवन हो सकता है? यानी किसी के लिए विकास का जो कीमत है, क्या वो किसी के जीवन का कीमत हो सकता है? नहीं आया समझ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितने भी फैक्ट्रियाँ संचालित है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ नियम होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के कुछ नियम होते हैं, वो कोई भी नियम को नहीं मानते। अभी जो भी गाइडलाइंस है AQI के, उससे काफ़ी हाई और काफ़ी तेज़ रहता है ये लोग का जो धुआं को छोड़ते हैं। करीबन यहाँ के स्थानीय 2.5-3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जो धुआं छोड़ रहा फैक्ट्री वाले, वो धुआं को बंद किया जाए, लेकिन वे लोग बंद नहीं करते। और स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं उनको बहुत ही एकदम लोवेस्ट पोस्ट पे रखे हैं। जैसे फैक्ट्री है, जनरल मैनेजर है, फिर आपका सुपरवाइज़र है, लेकिन उन लोग को सिर्फ लेबर के रूप में रखते हैं और कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो ये पॉल्यूशन को लेकर, ये लोग पॉल्यूशन छोड़ते हैं। क्या कारण है भाई पॉल्यूशन छोड़ने का? कि अगर वो प्रदूषण नियंत्रण करने वाले, ब्लैक स्मोक को नियंत्रण करने वाले का अगर वो फिल्ट्रेशन लगाते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है उन लोग को, और महंगा पड़ता है तो उन लोग को जो बाई प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर आयरन ओर का है तो अगर छड़ बनेगा तो जो भी बाई प्रोडक्ट है वो मार्केट में महंगा बिकेगा, तो कंपटीशन मार्केट से भी हट जाएंगे। इसीलिए वो जितनी फैक्ट्रियां हैं, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने विभाग है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ही इज़ आइदर MLA और MP, सब बिके हुए हैं। सबको ये लोग परसेंटेज बोरा भर के पैसे पहुँचा देते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं लेता। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि गिरिडीह ज़िला के जो अभी IAS DC साहब राम निवास यादव जी, अगर वे मीडिया में आके बोल दें कि अगर कोई भी फैक्ट्री अगर एक भी कनिका काला धुआं छोड़ता है तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, तो क्या किसी में हिम्मत है छोड़ने का? या यहाँ का स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद बोल देता है कि अगर कोई भी फैक्ट्री एक भी काला धुआं छोड़ता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वे लोग काला धुआं को छोड़ेंगे? नहीं। लेकिन ये लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बंधा हुआ। नहीं समझे? फैक्ट्री वाले मान लेते हैं कि उसको फ़िल्टर करने में 100 यूनिट पैसा लग रहा है, लेकिन वे क्या करें कि 50 यूनिट में ही सबका पैसा जेब भर दे रहे हैं, बचाना 50 यूनिट। मैं बस जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, संसद केंद्र में मंत्री है, आप लोगों से बस यही पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि देयर इज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी इज़ नीड बट नॉट फॉर एनी वंस ग्रीड। यानी कि इस पृथ्वी पर व्याप्त संसाधन है कि सभी की ज़रूरतों को पूरा कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर यदि किसी के स्वार्थ की पूर्ति की बात हो तो पूरा ब्रह्मांड का जो संसाधन है उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो आपको कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए बताइए? इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है आपका, इतना ज़मीन का आप कारोबार कर रहे हैं, सब विभाग से आपका कमीशन सेट है, कितना पैसा चाहिए? क्या लेके जाइएगा? लोगों का हाय लेके जाइएगा? आदमी जीवन मृत्यु तो लगा रहता है, ये जीवन का जन्म मृत्यु जो है वो जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो लगा हुआ रहता है, लेकिन मनुष्य लेके क्या जाता है? वो नाम कमा के जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप अपना स्वार्थ को छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ आप अपना स्वार्थ को छोड़ दिए, एक आदमी का स्वार्थ, तो 7 पंचायत में रह रहे सैकड़ों लोगों का दशा दिशा जीवन बदल जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उन लोगों का जीवन बदलने से। क्यों है नहीं प्रदूषण बंद हो रहा है? क्या है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड,
नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड डायरेक्ट इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं। और वहाँ के सिर्फ स्थानीयों की ये समस्या नहीं है, पूरे गिरिडीह की जनता की ये समस्या है। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो जो गैस छोड़ रहे हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसलिए ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है। और वहाँ पे जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे हैं, सारा का सारा एकदम काला हो गया, पेड़ पौधा एकदम सब काला रंग, पहले सिर्फ ब्लैक डस्ट के कारण। जो उन लोग का गाइडलाइन से साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लैक डस्ट आप छोड़ ही नहीं सकते, धुआं जो है वो काला रंग का होना ही नहीं चाहिए, वो लाइट कलर होना चाहिए या फिर हल्का सफ़ेद, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं छोड़ा जाता। अब मैं बात करता हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा। इसका समाधान का कई रास्ते हैं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि एक है सत्याग्रह करना, अनुरोध करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना हाथ जोड़ के कि देखिए जो है आप हमें मुक्ति दे दीजिए, आप हमारी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये कारगर होगा। अगर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ को छोड़ देना, समस्या का सीधा समाधान हो जाएगा, सैकड़ों लोगों का ज़िंदगी बदल जाएगा, पर्यावरण बदल जाएगा, पर्यावरण का दशा सही हो जाएगा, इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका क्वालिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो चाहता ही नहीं है, बस पैसे के लिए, बस पैसे के लिए, बस पैसे के लिए। एक कंसेप्ट है, उपायुक्त सर बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका आप जो डेफिनेशन दिए थे वो काफ़ी गलत था। मैं बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या। वो कहता है कि डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर आप आज ही सारा संसाधन को खर्चा कर देंगे, यानी वो नहीं कहते कि हम विकास विरोधी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि आप विकास करिए लेकिन भविष्य में अगली आने वाली पीढ़ी के ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कीजिए। यानी आप जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, बट इन अ लिमिटेड वे। आप रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करें बल्कि आम लोगों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और केवल प्रदूषण छोड़ना ही सीमित नहीं है। ये लोग पहले क्या किए कि भारत जब गुलाम बना था ना, तो वो अपने प्लान के हिसाब से नहीं बने थे, वो यहाँ के स्थानीय लोगों में फूट थी उसके कारण बने थे। यहीं के कुछ दलाल दोगले थे जिसके कारण भारत गुलाम बना था। वही दलाल दोगले वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में भी है जो ये सब काम करता है। ये कंपनी वाले जो बड़े बड़े वो क्या करते हैं, किसी का रैयती ज़मीन मान लेते हैं 100 कट्ठा, ये मान लेते हैं 20 कट्ठा है और 40 कट्ठा जो है वो गैर मजरूआ है। अभी लोग सब घेर लेता है और वहाँ के स्थानीय विरोध नहीं कर पाते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं गादी श्री रामपुर पंचायत के और जो भी गांव है अगल बगल के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा दिव्य शक्ति आने वाला है, कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे आपकी जितनी भी सारी समस्याएं एकाएक एकदम समाप्त हो जाएगी, या कोई ईश्वर खुद प्रकट लेंगे और सबको नाश कर देंगे, सबका सर्वनाश कर देंगे, तब जाके आपकी समस्याओं का समाधान होगा? नहीं, अब आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपके क्षेत्र के कुछ सभ्य लोग, कुछ सज्जन लोग, कुछ अच्छे लोग, कुछ समाज सेवी लोग पिछले 2, 2.5, 3 साल से कार्यरत है और वो ऑन पेपर बहुत लड़ाई की है। लेकिन अब बात है शस्त्र उठाने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको जो आज़ादी मिली है, आज आपको जो स्वतंत्रता मिली है, आज जो आप सड़क में चल पा रहे हैं, आज जो है आप अस्थाई बंदोबस्त में 90% टैक्स नहीं भर रहे हैं, आज जो आप वोटिंग का अधिकार मिला, आज जो आपको अपना जनप्रतिनिधि मिलने का अधिकार मिला है, इसके बदले सैकड़ों कई पीढ़ियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी बस आपकी आज़ादी के लिए, कि मेरा आगे आने वाला भविष्य में, जो आगे आने वाला जो पीढ़ी है भविष्य में, उसका जीवन अच्छा हो सके। मैं बताता हूँ कि यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त वगैरह वगैरह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग को यदि पता रहता कि हम आज जो संघर्ष लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों से, और अगर हम इनसे आज़ादी ले भी लेंगे तो हमारे अपने लोग जाके कल रखे काले लोग जो है वो काले अंग्रेज़ बन जाएंगे और फिर से हमारे अपने लोग हमारे देश पर शोषण करेंगे, जिनको सत्ता पर हमने बिठाया है। क्या ये बात अगर उनको पता होता तो क्या वे आज़ादी के लिए कार्यरत होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं चाहते कि आज़ाद हो, उससे अच्छा कि भाई तू रहो। आज जैसे सब अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते कि मुझको क्या, जैसे गादी श्री रामपुर पंचायत का मामला है तो यहाँ वहाँ के लोग सोचेंगे कि भाई हमको क्या है, वहाँ का लोग लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वहाँ प्रदूषण छोड़ रहा है, हमको क्या, हम तो सही है ना, मेरा इन्वायरमेंट सही है ना। पर्यावरण सिर्फ उनका नहीं, पर्यावरण आप सभी का है। तो यही बात अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी सोचते कि अगर लड़ाई है, सब अंग्रेज़ को टैक्स भर रहे हैं, हम क्या, हमें भी भर देंगे, एक जीवन मिला, एंजॉय कर लेते हैं, गोवा मनाली दीघा घूम लेते हैं एंड ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लेते हैं, तो क्या होता, आज हमें आज़ादी मिलती?
कीमत फांसी के फंदे पर चढ़े लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट के जान से मार दिया गया था। आप समझिए कितनी असीम पीड़ा हुआ होगा। अरे उसी के वंश से आप लोग, क्रांतिकारियों के धरती में आपका जन्म हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, ऐसे महान क्रांतिकारी, अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारी हुए जो अपने हक अधिकार के लिए लड़े। झारखंड क्यों अलग हुआ था बिहार से? झारखंड क्यों अलग हुआ था? ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके, केवल चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए नहीं। और आज जो हमारी ये दशा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं। हम अपने लिए लड़ नहीं पा रहे। क्या कारण है कि हम अपने लिए आज लड़ नहीं पा रहे? क्या चीज़ की कमी है? एक ही जीवन मिला है, एक जीवन। क्या चाटुकर्ता में हम बिता दें? क्या शोषण सहने में हम इसको बिता दें? कितना प्रिय है जीवन आपका? कोई प्रिय नहीं। आज कल मर जाइएगा, परसों मर जाइए, 1 घंटा बाद मर जाइए, किसी को कोई गारंटी नहीं। तो क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करके अपना जीवन को व्यर्थ किया जाए, ऐसे पीढ़ियों सदियों तक हमें याद किया जाए। क्यों ना अपना नाम को अमर कर लिया जाए। यही तो एक मौका है। यहाँ के जितने युवा हैं, मैं बस युवाओं को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि युवा के से जो पहली पीढ़ी वो मर चुकी है, हिम्मत नहीं है वो लोग। ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन से मैं बात करना चाह रहा हूँ। यदि जिस दिन आप लोग एक हो जाइएगा ना, पैंट में मुँह देगा ये जितने भी फैक्ट्रीवाद के GM है, सब पैंट में मुँह देंगे। विधायक, संसद, मंत्री, सब A to Z, कोई नहीं बचेगा। जनता से भी बढ़ के कोई पावरफुल है क्या? एक पीढ़ी ने तो हमारे लिए असम में स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई, और दूसरी पीढ़ी ने अपने विध्वंत शक्ति से, अपने हजारों किताब पढ़ के जो ज्ञान अर्जित हुआ, उस ज्ञान को एक जगह सारांश करके जो है वो हमें एक बेहतरीन संविधान दिया। जब संविधान आपके पक्ष में है तो आप क्यों नहीं लड़ाई करना चाह रहे हैं? इसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ईश्वर, मैंने पहले भी बोला ना, कोई ईश्वरीय दयनीय शक्ति प्रकट नहीं होगी जो आपको बचाएगी। आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आपके अपने अधिकार के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको क्या आपका खून नहीं खोलता कि आपके क्षेत्र में जितने GM प्लॉट थे, सारा इन फैक्ट्रियों ने घेर के बस अपना मुनाफा के लिए और अपना मुनाफा कमा रहे। आप लोग को क्या दिया? लेबर होकर 10,000 का नौकरी, उससे ज़्यादा क्या दिया? काला धुआं खाने के लिए, उससे ज़्यादा क्या दिया आप लोग को? आपका तालाब को बर्बाद कर दिया, नदी को बर्बाद कर दिया, खेत को बर्बाद कर दिया। उसी नदी का आप हालत देख रहे हैं। पानी यहाँ 700-800 फीट गड्ढा खोद के पानी निकाल रहा है। पीने का यानी स्रोत, जल वाटर जो है ना, पीने का साधन, पेयजल की व्यवस्था को ये लोग पूरा बर्बाद करके रख दिया है। आप लोग को मिला क्या है मेरे भाई? शोषण के अलावा आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता था ना कि अंग्रेज शोषण करते थे? ये जो काले अंग्रेज है, ये जो काली चमड़ी वाले अंग्रेज है, ये जो भारतीय अंग्रेज है, वो अंग्रेजों से, वो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों से लाख गुना बदतर है। ये हिडन, ये छुपा हुआ रूप में, ये छुपा हुआ रूप में आपका शोषण कर रहे हैं और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। आप आगे आइए, घरों से निकलिए। झारखंड की भूमि, देश की भूमि एक बहुत ही बड़े इनकलाब का प्रतीक्षा कर रही है, और ये इनकलाब हम युवा ही शुरू करेंगे। ये बात को मेरे आप याद रखिएगा। बात यहाँ केवल शोषण का नहीं है, बात है यहाँ आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का, कि ये लोग कितना बेशर्म है। और मैं तो बस इस प्रशासनिक व्यवस्था से मुझे दया आती है, मुझे घिन आती है इस प्रशासनिक व्यवस्था से। क्या अधिकारी बैठा हुआ है, इन लोग GM, फैक्ट्री का GM को एक शब्द नहीं बोल पाते। पैसा के आगे झुक गए हो, क्या करोगे इतने पैसे का? शर्म नाम, लाज नाम का कोई चीज़ नहीं है। भूल गए हो जो तुम UPSC परीक्षा की जब तैयारी कर रहे थे, भूल गए कि क्या तुमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, भारत का देश, भारत के लोगों का संविधान है, जनता का संविधान है, जनता के लिए सब कुछ बने हुए हैं। सब भूल गए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब भूल गए। सब तुम खा पी के झाड़ा फिर दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे नहीं होगा। अब शस्त्र हमें उठाना होगा मेरे देशवासियों, अब हमें शस्त्र उठाना होगा। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपका नदी प्रदूषित, आपका पीने का पानी प्रदूषित, आपका खेत प्रदूषित, आपके जंगली जानवर समाप्त, आपका जंगल समाप्त, आपका GM प्लॉट समाप्त। गैर मजरूबा ज़मीन में पूरे स्थानीय लोगों का अधिकार होता है। हाँ, याद रखिएगा, इन सब के पीछे हम इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि हम अपना कीमती बहुमूल्य वोट लालच में आके, कुछ पैसों की लालच में आके, कुछ अन्य लोगों के बहकावे में आकर गलत जगह दे रहे हैं। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आपको एक मौका मिलता है हर 5 वर्ष में, वो है आपका मतदान का अधिकार। लेकिन बात यह है कि साला जिस पर भरोसा करते हैं तो वही तो बदल जाता है। अब भरोसा किस पर किया जाए? अब युवाओं की सरकार बनी, युवा नेता चुनिए। जेन जी 1997 से 2005-2008 तक बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ है, आप उन्हीं को चुनिए, और आपको किन्हीं को चुनने का जरूरत नहीं है। आप अगर वोट दे रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आप इन
चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए दे रहे हैं जो बस अपना और अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं। ये बस अपना देखते कि मेरा राजनीतिक करियर इतना है, अब हम अपना बेटा को टिकट दिलाएंगे, फिर उसका नाती को दिलाएंगे, फिर उसका पोता को दिलाएंगे, बस अपना परिवारवाद को बढ़ाने में ये लोग लगे हुए हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था होने के बाद भी जमकर अन्याय व शोषण का विरोध करते थे। लेकिन आज तो आपका देश है, आपका जनप्रतिनिधि है, आपका कानून है, आपका संविधान है, उसके बाद भी आप बुद्धिजील की तरह घर में बैठे हुए हैं। ये कहीं से मुझे उचित नहीं लगता। अगर भगत सिंह अगर स्वर्ग से देख रहे होंगे कि आज मेरे देश के लोग अपने ही लोगों के द्वारा शोषित हो रहे हैं, अपने ही लोगों का विरोध नहीं कर पा रहे, तो आज तरस खाते होंगे, अफसोस जताएंगे कि किन मूर्खों को मैंने आज़ादी दिला दी, किन मूर्खों को मैंने आज़ादी दिला दी, किन डरपोकों को मैंने आज़ादी दिला दी। आज वे ये सोचते हैं। अभी भी कुछ नहीं बदला। प्रकृति जो है अपना रख रखाव कर लेगी। आप अपने नदियों को बचाने के लिए, अपने खेत खलिहानों को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए अब आपको जंग ऐलान करना होगा, अब आपको मैदान में उतरना होगा। इसके कई सारे साधन हैं जो मैंने पहले बताया। पहला तो ये है सत्याग्रह, आग्रह करेंगे, जो कि होगा नहीं। दूसरा है शस्त्र उठाना, और मैं बोलता हूँ कि उठाओ शस्त्र और चीर दो सीना इन सारे फैक्ट्रियों का, नहीं चलने देंगे। या तो तुम यहाँ से सुत उठ के भाग जाओ। आप और आपके पास 2 है क्षमता, 3 क्षमता है। पहला ये कि आपको ऊपर में जो कुछ लीडर बैठे हैं उनको सत्याग्रह करना होगा, मालिक जो कि होने वाला है। दूसरा ये कि आपको अपना सब कुछ यहाँ ज़मीन जायदाद खेत बाड़ी सब कुछ छोड़ के चल जाना होगा। और तीसरा आपको डेली घुट घुट के मरना होगा। कई महिलाएं विधवा हो गई है, कई लोग बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। मुझे चिंता है। मैं पढ़ा लिखा एक जागरूक छात्र, समाज सेवी हूँ, पढ़ा लिखा जागरूक छात्र, अपने अधिकारों के बारे में जानता हूँ और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी मैं जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ। अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। ये सबको ये मौलिक अधिकार है। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता तो आप सीधा प्रशासन का सहायता ना लेते हुए भी आप सीधा न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। न्यायपालिका आपको न्याय दिलाएगी, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, कितने लोग, अगर एक घर से एक लोग ही आ गए और इन फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई स्टार्ट कर दी, तो क्या ये लोग बचेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ मुट्ठी भर लोग इस पूरे संसार को कंट्रोल किए। बस कुछ नहीं करना, ये मुट्ठी खोल के ये लोग को चपेट देना है, सालों को छोड़ना नहीं। मुट्ठी भर लोगों का विधायक हो गया, मंत्री हो गया, GM हो गया, अधिकारी हो गया, बस ये सब सिस्टम से बंधे हुए। और मुझे तो तरस आता है इन अधिकारियों पर कि क्या तुम पढ़ के आते हो, क्या करते हो? तुम पढ़ के आए हो, 3 साल 4 साल तुम प्रिपरेशन किए हो, तैयारी की हो, तुम संविधान का ज्ञान है, उसके बाद भी तुम ही अनपढ़ नेता लोग का तलवा चाटते हो। हाँ, इसलिए क्या तुम पढ़ाई किए थे कि अनपढ़ों का तुम तलवा चाटोगे क्या? कोई अधिकारी जी है जवाब? नेता लोग का तलवा चाटने के लिए पढ़ाई किए थे? आपका अपना बुद्धि नहीं काम करता है कि हम तो साला मर जाएंगे, कम से कम ये जो यहाँ के लोग हैं इनको हम कुछ एक बेहतर तोहफा दे देंगे। आज आप यहाँ हैं, कल आप नहीं रहेंगे। हाँ, और मेरी जनता, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जितना अधिकारी इनके भरोसे आप मत बैठिए। आज यहाँ है, कल ट्रांसफर होकर कहाँ चल जाएगा, परसों ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, या तो 60 यहीं रहेगा, 60-70 कहाँ चल जाएगा, अपना घर लौट जाएगा। यहाँ अपने आपके अधिकारी नहीं, आपके अधिकारी बैठते तो आपके लिए सोचते, आपके जनप्रतिनिधि रहते तो आपके लिए सोचते, लेकिन ये आपके नहीं, ये बस ऐसे ही बैठे हुए चल जाएंगे। आपको अपने लिए खुद लड़ना होगा और बेहतर है कि आप अपना जनप्रतिनिधि भागीदारी दें और युवाओं को आगे लाएं, युवाओं को आगे लाएं। अब मैं इन्हीं कुछ मैं सारा बात लगभग जो है रख दिया है कि पहले एक फैक्ट्री आया, फिर अलग फैक्ट्री आया, पहले आपका ज़मीन लूटा। और एक बात और है कि और कुछ मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग क्या करते कि ये जो फैक्ट्रियों का 2% CSR होता है, जिसको लोगों को भलाई करने के लिए लगाया जाना चाहिए, वो उन्हीं का पैसा होता है। CSR जो है वो जनता का ही पैसा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ लोग जो है वो अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। CSR का पैसा लेके गरीब में फ्रूटी बंटवा दिया, अमूल कूल बंटवा दिया, कपड़ा बंटवा दिया, और खुद अपना नाम कमाने के हम। अबे तुम अपना बाप का घर से पैसा लाए थे बहनचोद, तुम जो है वो सबसे पहले जाओ खेती बाड़ी करो, मेहनत मजदूरी करो, वो पसीना का पैसा लाओ और तुम बांटो, तब जानेंगे कि तुम बहुत का बड़ा तुर्रम खान है। CSR का पैसा ला के बांट के होशियारी करते हो बेटकला।
मेरा आज शब्द बदल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, बट क्या करूँ, जहन में गुस्सा इतना भरा हुआ कि इसको मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, इन सबों के बीच आज से हम लोग ये शपथ लेते हैं कि इन फैक्ट्रियों के विरुद्ध हमारी जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। धन्यवाद।